सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। अध्याय 56, शातिर खिलाड़ी ओल्ड सिल्वर कॉइन। आरव यादव ने शिवम पंडित की ओर देखकर एक मुस्कुराहट दी और वह पैसे वापस उनकी ओर बढ़ा दिए। यादव दीदी ने शिवम पंडित को घूरा तो पंडित जी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने बत्तीसी दिखाते हुए दीदी को एक फीकी मुस्कान दी। तभी दीदी ने मुड़कर कुछ कहना चाहा, पर आरव ने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया और गंभीरता से बोले, यादव दीदी, मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। मैं इन्हें अभी नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि मैं इस बूढ़े आदमी से डरता हूँ, आप देख ही सकती हैं कि मेरा और पंडित जी का रिश्ता बुरा नहीं है। लेकिन वे मेरे पिता नहीं हैं, तो मैं बिना किसी कारण के उनके पैसे क्यों लूं? ये सही नहीं लगता, उन्होंने आगे कहा। और दोस्तों के बीच भी एक बात साफ होनी चाहिए कि वे एक दूसरे की लाचारी का फायदा नहीं उठाते। भविष्य में जब मेरे पास पैसा होगा, तब भी मैं अपने गरीब दोस्तों को सीधे पैसे देकर उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे पास हाथ पैर हैं, हुनर है, बहुत पैसा न सही, पर अपने परिवार को पालने लायक तो कमा ही लूंगा। इसलिए दीदी, आपकी भावना का सम्मान है, पर ये पैसे मैं नहीं रख सकता। आरव की इन खरी खरी बातों ने दोनों को प्रभावित कर दिया। उन्होंने अपनी अस्थायी गरीबी छिपाई नहीं कोई चापलूसी की। अभी कुछ देर पहले जो लड़का चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था, वह अचानक इतना परिपक्व और स्वाभिमानी बन गया था कि पंडित जी और दीदी दोनों की नजरों में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। आरव मोटरसाइकिल धक्का देकर आंगन के गेट तक ले गए। तभी शिवम पंडित अचानक बोले, एक मिनट रुको, बदतमीज लड़के, हेलमेट लगा लो। आरव ने पीछे मुड़े बिना हाथ हिलाया। मेरा हाथ साफ है पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए। शिवम पंडित गुस्से में बोले, अभी लगा था कि तुम समझदार हो, पर अब फिर बुद्धू वाली बात कर रहे हो। क्या करिश्मा बोस ने तुम्हें कभी बताया कि राज बैनर्जी जेल कैसे गया? क्या इसमें भी कोई पेच है? ये सुनते ही आरव तुरंत रुक गए और विनम्रता से सलाह मांगने वापस आए। आरव का रवैया बदला देख पंडित जी संतुष्ट हुए और बोले, तुम चतुर और समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सबक सिखा देता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि सोनी ठाकुर ने करिश्मा को इसलिए परेशान किया ताकि वह उसके पास गिड़गिड़ाने आए और वह अपनी शर्तें मनवा सके। तुम्हें लग रहा होगा कि उसका निशाना करिश्मा है, तुम नहीं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, तो तुम बड़ी आसानी से पकड़े जाओगे। आरव, सच कहूँ तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि सोनी ठाकुर चाहता है कि करिश्मा उसके पास आए। क्या वाकई उसका मकसद यही था? आरव को लगा कि ये पुराने खिलाड़ी ओल्ड जियंगभू वाकई कमाल के होते हैं। भले ही वे अब लड़ न सके, पर उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। उन्होंने तय किया कि भविष्य में ऐसे अनुभवी लोगों से सलाह लेते रहना चाहिए। शिवम पंडित ने चाय का एक घूंट लिया, अपनी सुराहीनुमा केतली को मेज पर रखा और अचानक चुप हो गए। आरव, बूढ़े आदमी, अब क्या हुआ? आधी बात बताकर सस्पेंस मत बनाओ। आरव को उलझन में देख पंडित जी ने आंखें घुमाई और फिर से चुप हो गए। आरव को लगा कि वे उन्हें चिढ़ा रहे हैं। तभी यादव दीदी गर्म पानी की केतली लेकर आईं। पंडित जी की केतली फिर से भरी और बोली, बोलना है तो जल्दी बोलो, ये नौटंकी बंद करो। आरव सीधा लड़का है, अपनी ये टेढ़ी चालें उस पर मत आजमाओ। आरव की आंखें फैल गईं। क्या पंडित जी चाह रहे थे कि मैं उन्हें सम्मान देने के लिए उनकी केतली में चाय भरूं? उन्हें इसका अंदाजा ही नहीं हुआ था। शिवम पंडित अचानक खिलखिलाकर हंस पड़े और आरव की ओर इशारा करते हुए बोले, मुझे लगा था तुम बहुत उस्ताद हो। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भोले निकलोगे। आरव को अब गुस्सा आ गया। बहुत हो गया। उन्होंने शांति से अपना हाथ कॉफी टेबल के कोने पर रखा। पलक झपकते ही मानव रूपी राक्षस मोड ऑन हुआ और एक कड़क की आवाज आई। शिवम पंडित की हंसी उनके चेहरे पर ही जम गई। यादव दीदी की आंखें भी फटी की फटी रह गई। आरव ने उस 1 सेंटीमीटर मोटी ठोस लकड़ी की टेबल का कोना अपने खाली हाथ से तोड़ दिया था। आरव ने लकड़ी का वह टुकड़ा लापरवाही से फेंकते हुए कहा, ओह, रात को नींद ठीक से नहीं आई थी, इसलिए हाथ पर कंट्रोल नहीं रहा। पंडित जी, मुझे लगता है आपकी मांसपेशियां थोड़ी अकड़ गई हैं, कहो तो आपकी हड्डियां थोड़ी ढीली कर दूं? थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? खैर, अगली बार ज्यादा परफेक्शन से नाटक करूंगा। शिवम पंडित और दीदी एक दूसरे को सदमे में देख रहे थे। पंडित जी ने फीकी मुस्कान दी। उनके बेटे अजय ने कहा था कि आरव एक खतरनाक कुंग-फू मास्टर है, पर उन्हें यकीन नहीं था। अब उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ा। ये तो मास्टरों का भी मास्टर था। ठीक है,
मैं समझ गया कि तुम उस्ताद हो। बैठ जाओ, पास मत आना, काम की बात करते हैं। पंडित जी ने तुरंत विषय बदला। आरव ने झिड़कते हुए कहा, जल्दी बोलिए, मुझे मार्केट जाना है। मैं हमेशा करिश्मा के घर नहीं रह सकता, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। शिवम पंडित अब गंभीर होकर बोले, राज बनर्जी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए गैरकानूनी ड्राइविंग की वजह से बुलाया गया था और फिर उसे दूसरे मामलों में फंसा दिया गया। गैरकानूनी ड्राइविंग? आरव हैरान थे। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना और फोन पर बात करना, जिसकी वजह से वह लगभग किसी को टक्कर मारने वाला था। पंडित जी ने शांति से कहा, बेशक वह आदमी जिसे टक्कर लगने वाली थी बाद में कभी नहीं मिला। राज बनर्जी को आज भी लगता होगा कि वह अपने भाइयों की वजह से अंदर गया है, पर हकीकत कुछ और है। अरे बाप रे! आरव तुरंत समझ गए, ये फिशिंग जाल बिछाना थी। सोनी ठाकुर वाकई एक शातिर खिलाड़ी था। उसने ऐसा जाल बुना कि कागजों पर कोई गलती ही न मिले। आरव को अब हेलमेट न पहनने की बात सोचकर थोड़ी ठंडक महसूस हुई। पंडित जी की चेतावनी सही समय पर आई थी। अगर सोनी ठाकुर ने उन पर नजर रखी होती तो उन्हें भी किसी मामूली ट्रैफिक नियम के बहाने अंदर करवा दिया जाता। पर आरव को जेल जाने का डर नहीं था। उन्होंने विनय श्रीवास्तव की यादें कई बार खंगाली थी। भले ही वह एक बॉडीगार्ड था, पर उसने कभी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा था। वह गली वाला वाकया याद करके उन्हें यकीन था कि मानव रूपी राक्षस कोई सुराग नहीं छोड़ता। लेकिन एक बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, राव परिवार। अगर सोनी ठाकुर ने राव परिवार से संपर्क किया तो क्या होगा? अध्याय 57 मतिभ्रम। शुरुआत में आरव यादव सोनी ठाकुर की संभावित योजना को लेकर थोड़ा लापरवाह थे। आखिर वह कोई मामूली अपराधी नहीं थे जिनका रिकॉर्ड दागदार हो। आरव को पूरा भरोसा था कि उन्होंने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा है, इसलिए अगर पुलिस उन्हें उठा भी ले तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन दोबारा सोचने पर आरव का ध्यान राव परिवार की ओर गया। आरव यादव के पूर्व मालिक होने के नाते उनके पास आरव के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी, जिसमें बेहद निजी जानकारियां भी शामिल होंगी। आखिर आरव ने उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड के रूप में काम किया था। यदि कोई मालिक अपने अंगरक्षक के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखता या उसके बैकग्राउंड और चरित्र की गहराई से जांच नहीं करता, तो राव परिवार जैसा रसूखदार खानदान आरव को काम पर रखने की हिम्मत कभी नहीं करता। ये तो अपने घर में भेड़िया पालने जैसा होता। इसलिए सोनी ठाकुर की योजना अकेले देखने में भले ही मामूली लगे, राज बनर्जी जैसे एक छोटे क्लब सदस्य को फंसाना तो आसान था, पर आरव यादव से निपटना अलग बात थी। लेकिन अगर इसमें राव परिवार का साथ मिल जाए तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। अगर राव परिवार उनसे हिसाब बराबर करना चाहे तो उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था। आरव अचानक सतर्क हो गए। जब राज बनर्जी को पुलिस ले गई होगी तो उसने भी यही सोचा होगा कि सब ठीक है, यह एक छोटी सी गलतफहमी है या पुलिस बस उसे परेशान कर रही है। नतीजा, राज बनर्जी अब जेल की सलाखों के पीछे था, क्योंकि सोनी ठाकुर ने पहले ही उसके एक अपराधी भाई को मोहरा बनाकर उसे भी साथ लपेट लिया था। मामला गंभीर था। अगर आरव भी यही सोचते कि वे सुरक्षित हैं और आंखें मूंद कर बैठे रहते, तो शायद वे भी राज बनर्जी के नक्शे कदम पर चलते हुए सलाखों के पीछे होते। हो सकता है कि पिछले 2 दिनों में सोनी ठाकुर और राव परिवार के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया हो और अब वे बस आरव के जाल में फंसने का इंतजार कर रहे हों। आ बेल मुझे मार, यह एक बहुत ही चतुर साजिश हो सकती थी। आरव ने सोचा कि सोनी ठाकुर जैसा शातिर खिलाड़ी इतना गहरा वार खुद नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे किसी विशेषज्ञ का दिमाग होगा। आरव ने तय किया कि उन्हें बारीकी से जांच करनी होगी कि क्या वाकई कोई उनका पीछा कर रहा है। एक मानव रूपी राक्षस के लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं था। आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। शिवम पंडित ने आरव के हाव भाव देखे और समझ गए कि वह बात को गंभीरता से ले रहा है। वह मुस्कुराए और बोले, कोई तुम पर नजर रख रहा है या नहीं? तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने का मतलब डरना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि तुम कोई ऐसी छोटी गलती न करो जिससे दुश्मन को तुम्हें फंसाने का मौका मिले। जब तक तुम सतर्क हो, किसी के लिए तुम्हें हाथ लगाना बहुत मुश्किल होगा। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। उनके मन में कश्मकश थी, क्या उन्हें पंडित जी से इस बारे में बात करनी चाहिए? ये बूढ़ा लोमड़ी काफी अनुभवी है और वह उन समस्याओं को देख सकता है जिन्हें आरव शायद नजरअंदाज कर रहे हों। शिवम पंडित वाकई मंझे हुए इंसान थे। आरव को हिचकिचाते देख वे सीधे बोले, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो बता दो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं भी कर पाया तो कम से कम सलाह देने और स्थिति का विश्लेषण करने में तो मदद कर ही सकता हूँ।
आरव ने कुछ देर सोचा और फिर लगा कि इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। एक खास स्तर पर जाने के बाद जानकारी गुप्त नहीं रह जाती, बस आम लोगों की पहुंच से बाहर होती है। उन्होंने राव परिवार के साथ अपने पुराने विवादों और अपनी चिंताओं के बारे में संक्षेप में बताया। हालांकि शिवम पंडित ने सीधे सिर हिलाया और असहमति जताई। राव परिवार कोई बहुत बड़ा खानदान नहीं है, पर वे छोटे खिलाड़ी भी नहीं हैं। उनका अपना इतिहास और विरासत है। उन्हें बस एक सही मौके की तलाश है। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर राव परिवार तुमसे निपटना चाहता, तो क्या उन्हें सोनी ठाकुर की मदद की जरूरत पड़ती? भविष्य में वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे मैं नहीं जानता, पर फिलहाल इसकी जरूरत नहीं लगती। जिस काम को परिवार खुद कर सकता है, उसके लिए किसी बाहरी की मदद लेना उनके लिए अपमान की बात होगी। क्या राव परिवार इतना कमजोर हो गया है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, एक मजबूत बैकग्राउंड वाला परिवार बाहर ऐसा गलत संदेश कभी नहीं भेजेगा। इसलिए ये भूल जाओ कि राव परिवार सोनी ठाकुर के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि अगर सोनी ठाकुर खुद उनके पास मदद मांगने जाए, तो भी वे मना कर देंगे। पंडित जी ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, ठाकुर परिवार की ताकत कम नहीं है, पर राव परिवार के सामने वे कुछ भी नहीं। यह मत सोचो कि हर कोई सोनी ठाकुर की जी हुजूरी करेगा। वह अपने परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यहाँ तक कि अगर तुम सोनी ठाकुर को धूल चटा दो, तो भी ठाकुर परिवार तुमसे हिसाब चुकता करने नहीं आएगा। आरव ये सुनकर दंग रह गए। भाई साहब, दुनियादारी के भी कितने पेच हैं। इसका मतलब था कि राव परिवार अकेले ही उनसे निपटने में सक्षम था, उन्हें किसी सोनी ठाकुर की जरूरत नहीं थी। तभी आरव को एक और बात खटकी। वह पिछले कई दिनों से राव परिवार को अपना कट्टर दुश्मन मान रहे थे, पर क्या राव परिवार भी उन्हें अपना दुश्मन मानता था? अगर वे उन्हें खत्म करना चाहते, तो उन्हें घर वापस जाने का मौका ही क्यों देते? सांप पालने का शौक तो किसी को नहीं होता। विनय श्रीवास्तव की यादों के अनुसार आरव को लगा कि कम से कम 2 ऐसे मौके थे जहां राव परिवार उन्हें आसानी से फंसा सकता था, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, राव परिवार के मुखिया ने अपना वादा तोड़ा और 100 करोड़ के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया, पर उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आरव और छोटी बच्ची को दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर तक नहीं किया। आरव को ये स्वीकार करना थोड़ा अजीब लग रहा था, पर पंडित जी की बातों ने उनकी आंखें खोल दी थीं। राव परिवार उन्हें अपना दुश्मन नहीं, बल्कि शायद एक मोहरा या एक ऐसा व्यक्ति मानता था जिसकी अब कोई अहमियत नहीं थी। उनकी ये सारी चिंताएं सिर्फ उनके मतिभ्रम, परसिक्यूशन डेलूजन्स का नतीजा थीं। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बात पर खुश हो या दुखी। उनकी आत्म प्रतिष्ठा, सेल्फ एस्टीम को थोड़ी चोट तो पहुंची थी। शिवम पंडित ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोले, ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैं भी हाथ में चाकू लेकर गुंडों के पीछे गलियों में दौड़ता था। ये सुनकर आरव की दिलचस्पी जाग गई। वाह पंडित जी, तो आप भी कभी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं? शिवम पंडित ने बिगड़ते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर मेरा हाथ साफ न होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं 20 साल तक गांव का प्रधान बना रहता? खैर, अब जब हमारी पटरी बैठ गई है, तो मैं तुम्हें एक बड़े भाई या पिता समान की हैसियत से एक सलाह देता हूँ। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, कभी भी इन गैंग्स और क्लबों के चक्कर में मत पड़ना। इन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना। आरव ने भी गंभीर चेहरा बनाकर आश्वासन दिया, पंडित जी, आप फिक्र न करें। मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मेरे कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं, पर मैं उनसे भी एक सुरक्षित दूरी रखता हूँ। शिवम पंडित ने सिर हिलाया और आरव को वहां से जाने का इशारा किया। बहुत देर से यहाँ कबाब में हड्डी बने हुए हो, अब जाओ यहाँ से। आरव मुस्कुराए, यादव दीदी को नमस्ते किया और तेजी से निकल गए। शिखा जी ने पंडित जी के लिए चाय भरी और उत्सुकता से पूछा, क्या आपको वाकई उस पर इतना भरोसा है? शिवम पंडित ने धीमी आवाज में कहा, वह मुझसे मोटरसाइकिल मानकर इतनी देर तक बातें कर रहा था। मुझे लग रहा है कि वह अपने लिए एक घटनास्थल पर न होने का सबूत तैयार कर रहा था। ये सुनकर दीदी की आंखें फटी रह गईं और उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। पंडित जी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने उसे जो समझाना था समझा दिया है। वह लड़का अपनी मूल योजना पर तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वह ये सुनिश्चित न कर ले कि उसके आसपास कोई खतरा नहीं है। हालांकि शिवम पंडित अभी भी आरव यादव को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। इस आदमी का साहस वाकई असाधारण था। अध्याय 58, वाकई कोई पीछा कर रहा है। चूंकि शिवम पंडित ने स्थिति को इतना स्पष्ट कर दिया था, इसलिए आरव यादव ने स्वाभाविक रूप से मोटरसाइकिल न चलाने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
जी हाँ, आपने सही पढ़ा। मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। भले ही मोटरसाइकिल चलाना इतना आसान हो कि जिसे साइकिल चलानी आती हो वह इसे भी चला ले, फिर भी नियम तो नियम है। अगर कोई आपको रिपोर्ट न करे तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई अंधेरे में आरव यादव पर नजर गड़ाए बैठा है तो वह पलक झपकते ही पुलिस को खबर कर सकता है। सोनी ठाकुर ने जब राज बैनर्जी को फंसाया था तो उसे राज को अंदर करवाने के लिए एक ठोस कारण ढूंढना पड़ा था, और फिर राज की वफादारी वाले स्वभाव का फायदा उठाकर उसे अपने तथाकथित भाई का इल्जाम अपने सिर लेने पर मजबूर किया। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज बैनर्जी के पुराने रिकॉर्ड इतने गंभीर नहीं थे कि उसे सीधे बड़ी सजा हो जाए। लेकिन अगर आरव बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाते तो उन्हें सीधे हिरासत में लिया जा सकता था, और गिरफ्तारी से लेकर जेल जाने तक के समय के बीच खेल करने की बहुत गुंजाइश होती है। बेशक सोनी ठाकुर शायद जेल के अंदर आरव को जान से मारने की हिम्मत न करे, और अगर वह हिम्मत कर भी ले तो शायद दूसरे लोग इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार न हों। लेकिन अगर वह उन्हें मारे नहीं, बस अपाहिज कर दे तो, या दिन में 3 बार उनकी पिटाई करवाए, ये सब आसानी से किया जा सकता था। आरव लड़ने से नहीं डरते थे, लेकिन जेल के अंदर लड़ना एक नया अपराध होता है जो दुश्मन को उन्हें और लंबे समय तक फंसाने का मौका देता है। इसके अलावा और भी कई शातिर तरीके हैं, जैसे किसी को टक्कर मार देना, हिट एंड रन का केस बना देना, या शराब पीकर गाड़ी चलाने का इल्जाम लगा देना। जब तक आप पैसा खर्च करने को तैयार हैं तब तक किसी को भी सलाखों के पीछे पहुंचाना मुश्किल नहीं है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है, और आरव सोनी ठाकुर की बर्दाश्त की सीमा नहीं परखना चाहते थे। खुद को खतरे में डालना उनकी नज़र में बेवकूफ़ी थी, इसलिए आरव ने बड़े ठाठ से मोटरसाइकिल को धक्का दिया, उसे बस स्टॉप तक ले गए, वहां लॉक किया और शहर जाने वाली बस में चढ़ गए। दरअसल आरव मोटरसाइकिल को धक्का देकर एक मछली पकड़ने का जाल बेट बिछा रहे थे। यह एक खुला खेल था, भले ही पीछा करने वाले को कुछ गड़बड़ लगे, पर उसका काम तो आरव पर नजर रखना ही था। अब आरव जा रहे थे तो उसका पीछा करना मजबूरी थी। वाकई कोई आरव यादव पर गुप्त रूप से नजर रख रहा था। सफेद बालों वाला एक युवक आरव से करीब 20 मीटर पीछे चल रहा था। उसके बगल में दबे हैंडबैग में एक छोटा कैमरा छिपा था। वह सावधानी से दूरी बनाए हुए था। आरव को केवल मोटरसाइकिल धक्का देते हुए ही रिकॉर्ड किया जा सका। पीछा करने वाला युवक मन ही मन चिढ़ रहा था। अरे ओ काले, आरव का खूंखार रूप, तेरा चेहरा तो किसी विलेन जैसा है, पर तू चूहे जैसा डरपोक क्यों है? गाड़ी चला क्यों नहीं रहा? साले, अगर तू चलाएगा नहीं तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? खैर, आरव ने गाड़ी नहीं चलाई तो युवक को मायूसी में बस का पीछा करना पड़ा। रास्ते में आरव ने दर्जनों बार मानव रूपी राक्षस मोड स्विच किया। सड़क पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह बस में चढ़े और पीछा करने वाले की तरफ पीठ की, उन्हें पीठ पर एक तीखी और असहज जलन महसूस हुई। ये एक दुर्भावनापूर्ण नज़र की पहचान थी। आरव महसूस कर सकते थे कि पीछा करने वाले 2 लोग थे। आरव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पीछा करने वालों को इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है। उन्होंने अपनी छठी इंद्री की दूरी का भी परीक्षण कर लिया। बस की लंबाई लगभग 10-13 मीटर होती है। जब वह बस के बिल्कुल पीछे खड़े थे तब भी उन्हें बस के अगले हिस्से से आने वाली बुरी नज़र का एहसास हो रहा था। शहर पहुंचने के बाद आरव ने बस बदली और उस इलाके के पास पहुंचे जहां पीछा करने वाले अस्थायी रूप से रुके हुए थे। उन्होंने इधर उधर देखने का नाटक किया और कुछ चक्कर काटने के बाद एक किराए के घर में घुस गए। एक पेशेवर की नज़र में राक्षस मोड के बिना आरव की पीछा छुड़ाने की तकनीक काफ़ी साधारण लग रही थी। बस कैमरों से बचना, जो कि किसी भी आम आदमी की समझ के हिसाब से काफ़ी था। सफ़ेद बालों वाले युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा उसने कोई बड़ी मछली पकड़ ली है। इतने चक्कर काटने के बाद उसे यकीन हो गया कि इस बदसूरत आदमी के पास जरूर कुछ छिपाने को है। कहते हैं कि यह राव परिवार से खाली हाथ निकला है, पर मुझे नहीं लगता। शायद परिवार ने अपनी बदनामी के डर से इसे मोटी रकम दी होगी ताकि इसका मुंह बंद रहे। आखिरकार भले ही आरव एक बॉडीगार्ड था, पर अंजलि राव के साथ उसका रिश्ता कानूनी था। वह राव परिवार के कई राज जानता होगा। ऐसे इंसान को मुंह बंद रखने के लिए पैसे तो दिए ही गए होंगे। युवक उत्साह में आगे बढ़ा, पर उसे क्या पता था कि आरव को न तो इनाम की 100 करोड़ मिले थे, न ही पिछले 7 साल की सैलरी। राव परिवार ने उसे पूरी तरह धोखा दिया था। आरव ने कमरे में घुसने के बाद अपना सिर बाहर निकालकर मुआयना किया और फिर सावधानी से दरवाज़ा बंद कर लिया।
युवक ने कॉरिडोर में अपना सिर निकाला और आरव के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मूर्ख, तुझे लगता है तू बहुत सावधान है। जैसे ही तूने दरवाजा खोला, मुझे पता चल गया कि तू किस घर में है। युवक बुदबुदाया और अपने मोबाइल पर अपने साथियों को मैसेज टाइप करने लगा। टाइपिंग खत्म करते ही उसने जैसे ही सिर उठाया, वह खौफ से पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उन 10 सेकंड में, जब वह मोबाइल पर टाइप कर रहा था, आरव ने न जाने कब दरवाजा खोला और बिना आहट के उसके सामने आकर खड़े हो गए। युवक का सिर चकरा गया। वह टाइप करते हुए अपनी आंखों के कोने से दरवाजे की तरफ देख रहा था, पर उसे पता ही नहीं चला कि आरव कब उसके पास आ गए। जब तक कि इस आदमी की रफ्तार इतनी तेज न हो कि आंखें उसे देख ही न पाएं। आरव ने अपने हाथ के प्रहार पाम नाइफ से उसे बेहोश कर दिया, फिर उसे एक मुर्गे की तरह उठाकर कमरे के अंदर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने रस्सी ढूंढकर उसे मजबूती से बांध दिया, बाथरूम में ले गए, उसका मुंह बंद किया और फिर उसका मोबाइल निकालकर जानकारी चेक करने लगे। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्हें पता चला कि यह आदमी आखिर है कौन। प्राइवेट डिटेक्टिव, निजी जासूस। अध्याय 59, सफेद बालों वाला चूहा। आरव यादव अपने हाथ में मौजूद ब्लूबेरी मोबाइल फोन के साथ खेल रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी दूसरी सदी में आ गए हों। साल 2008 के आसपास ब्लूबेरी फोन एक बहुत बड़ी हिट हुआ करते थे। अमेरिकी कांग्रेस ने अपने हर सदस्य को इसे मानक फोन के रूप में दिया था और ओबामा जैसे राष्ट्रपति भी इसके दीवाने थे। आरव को ये ब्रांड इसलिए याद नहीं था कि उनके पास कभी इसका क्लासिक 9900 मॉडल था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका फुल क्वटी कीबोर्ड लड़कियों को मैसेज भेजने और उन्हें टीज करने के लिए एक जादुई टूल हुआ करता था। हालांकि उनके हाथ में जो ब्लूबेरी था, वह 9900 जितना सुंदर नहीं, बल्कि थोड़ा खुरदरा था। आरव ने अपना पुराना नोकिया नोट फोन निकाला। वह देखने में साधारण और भारी था, उसका प्लास्टिक घिस चुका था और कीबोर्ड के अक्षर मिट चुके थे। जैसे ही उन्होंने उसे ऑन किया, फोन ने एक बीप की और बैटरी लो होने के कारण बंद हो गया। आरव ने सिर पकड़ लिया। सिर्फ 3 दिन चार्ज नहीं किया तो मर गया। अगर कुछ इमरजेंसी होती तो मेरा क्या होता। उन्होंने कुशलता से बैटरी बदली और फोन को रिवाइव किया। उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब फुल कीबोर्ड वाला ब्लूबेरी लेने का समय आ गया है और फिर जब भविष्य में स्मार्टफोन आएंगे तब फोन बदलेंगे। तभी सामने बंधा सफेद बालों वाला युवक, जिसे व्हाइट हेडेड माउस कहा जाता था, होश में आया। उसने डर के मारे आंखें नहीं खोली और अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह बंद था और हाथ पैर पेशेवर तरीके से बंधे हुए थे। आरव ने बिना कुछ कहे युवक के ही ब्लूबेरी फोन पर एक वीडियो प्ले किया। उसकी आवाज़ सुनकर युवक समझ गया कि आरव को उसकी पहचान पता चल चुकी है। आरव के अनुभव के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि यह आदमी क्या काम करता है। जब तक मेरा मूड शांत है तब तक बात कर लेते हैं, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। देखते हैं कि तुम्हारी जानकारी तुम्हारी जान बचाने के लायक है या नहीं। याद रखना, जैसे ही मैं तुम्हारे मुंह से कपड़ा निकालूंगा, मुझे काम की बात सुननी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। कपड़ा निकालने के बाद आरव उसे फेंकने के बजाय सिंक के पास गए और उसे पानी में भिगोने लगे। युवक के रोंगटे खड़े हो गए। गीला तौलिया। वह समझ गया आरव उसे वाटरबोर्डिंग, सांस रोकने का टॉर्चर के जरिए मारने की सोच रहे थे। आरव की आंखों में कोई भावना नहीं थी, वे उसे मांस के एक सड़ते हुए टुकड़े की तरह देख रहे थे। युवक ने हार मान ली। उसे अपनी जान प्यारी थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने ये काम लिया ही क्यों। वह अपनी सच्चाई उगलने लगा। युवक ने बताया कि उसका नाम व्हाइट हेडेड माउस है। वह पहले एक मामूली गुंडा था, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण गुंडागर्दी में टिक नहीं पाया। फिर वह मुंबई गया और मशहूर हस्तियों की तस्वीरें खींचने वाला पापाराजी बन गया। वहां उसने एक अभिनेत्री के अफेयर की फोटो खींची और सीधे उसे ही ब्लैकमेल करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी उंगली काटनी पड़ी और रातों रात दिल्ली भागना पड़ा। भारत में निजी जासूसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एक ग्रे एरिया है। यहाँ अमीर पत्नियां अपने पतियों पर नजर रखने के लिए ऐसे लोगों को काम पर रखती हैं। व्हाइट हेडेड माउस ने यही धंधा शुरू किया और वह इसमें मशहूर हो गया। इस बार उसे एक बड़े क्लाइंट ने आरव यादव का पीछा करने का काम दिया था। काम सरल था, आरव को कानून तोड़ते हुए पकड़ो, सबूत जुटाओ और पुलिस को रिपोर्ट कर दो। भाई, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि असली क्लाइंट कौन है। मुझे सिस्टर श्रेया ने काम दिया था और एडवांस भी उसी ने दिया था, युवक ने थरथराते हुए कहा। हमारे धंधे में नियम बहुत जरूरी हैं,
इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। तो तुमने इतनी देर सिर्फ अपना बायोडेटा सुनाने के लिए बात की? आरव ने नकली माफी मांगते हुए कहा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए। आरव की बात पूरी होने से पहले ही युवक मशीन गन की रफ्तार से बोलने लगा, भाई मेरी बात सुनो। भले ही मुझे क्लाइंट का पता ना हो, पर मैं पता लगा सकता हूँ। पहले मैं नियम मान रहा था, पर अब मैं तुरंत जानकारी निकालूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं क्लाइंट का नाम पता कर लूंगा। आरव ने अपनी मुस्कान दबाते हुए पूछा, तुम्हें इतना भरोसा क्यों है? व्हाइट हेडेड माउस ने लगभग गर्व से कहा, क्योंकि उस सिस्टर श्रेया का मेरे साथ चक्कर है। भाई मेरा यकीन करो, मैं उस मामले में बहुत स्ट्रांग हूँ, वह मुझसे बहुत संतुष्ट रहती है। आरव यादव। अध्याय 60। सहयोग। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। श्रेया जी, ये काम किसका है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बात यह नहीं कि मैं पूछताछ करना चाहता हूँ, बात यह है कि मैं थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मुझे डर है कि यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरी प्यारी श्रेया दीदी, आपने वाकई कुछ ढूंढ निकाला, इसीलिए मैंने आपसे अपने मालिक के बारे में पूछा। आप जानती हैं कि मैं डरपोक हूँ, पैसा अच्छी चीज है, लेकिन मैं मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। आखिर पैसा कमाने के लिए जान सलामत रहेगी, तभी तो उसे खर्च कर पाऊंगा, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दीदी, फोन पर बात करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आपका इस मामले में ज्यादा न पड़ना ही बेहतर होगा। अगर हम मिल सके तो अच्छा है, नहीं तो आप मुझे सीधे बता दें, एम्प्लॉयर के नाम का पहला अक्षर एस है या जेड? फोन की दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा। आरव यादव मोबाइल के हैंडफ्री से भारी होती सांसों और कदमों की हल्की आवाज स्पष्ट सुन सकते थे। फिर उस श्रेया दीदी ने धीरे से एक अक्षर कहा, जेड। इसके तुरंत बाद कॉल काट दी गई। व्हाइट हेडेड माउस बाथरूम के गंदे फर्श पर ढेर हो गया। उसने उम्मीद और मिन्नत भरी नजरों से आरव यादव की ओर देखा। उसने वह सब कर दिया था जो वह कर सकता था, अब सब कुछ आरव की मर्जी पर निर्भर था। अगर उसके पास कोई और रास्ता होता तो वह अपनी जान की भीख आरव के चरित्र के भरोसे नहीं छोड़ता। अब वह कसाई के तख्ते पर रखे मांस के टुकड़े जैसा था। आरव की उन भावशून्य आंखों ने उसे इतना डरा दिया था कि उसके मन में विरोध का एक विचार तक नहीं आ रहा था। वही समझ सकता है कि अंधेरा कितना भयानक होता है, जिसने वाकई अंधेरे का सामना किया हो। और यह युवक बुरी तरह डरा हुआ था। आरव यादव ने जैसे ही वह जवाब सुना जो वह चाहते थे, उन्होंने अपना राक्षस मोड बंद कर दिया। आखिर वे कोई हत्यारे नहीं थे, और ये चूहा उनका कोई कट्टर दुश्मन नहीं था, इसलिए वे बेवजह किसी की जान नहीं लेते। चिंता मत करो, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। अगर तुम मेरे लिए एक और काम करो तो हम यह मान लेंगे कि हम कभी मिले ही नहीं, आरव ने शांति से कहा। भाई, क्या आप वाकई मुझे जाने देंगे? युवक की आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह आरव को अपना उद्धारकर्ता मान रहा हो। आरव ने हल्का सा माथा सिकुड़ा और युवक तुरंत अपनी मूर्खता समझ गया। इस आदमी के पास फालतू बातों के लिए धैर्य नहीं था, उसका धैर्य सिर्फ बड़े कामों और हिसाब बराबर करने के लिए था। युवक तुरंत बोला, भाई जो भी काम हो बस बता दीजिए। आपका ये छोटा भाई आपके लिए तलवारों की धार पर चलने और आग के दरिया में डूबने को तैयार है। तब आरव ने सिर हिलाया और कहा, मेरा नंबर याद कर लो। भविष्य में अगर मेरे बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे तुरंत सूचित करना। धत तेरे की, क्या यह मुझे जीवन भर के लिए अपना जासूस बना रहे हैं? व्हाइट हेडेड माउस का सिर चकरा गया। वह बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से निकला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी आज़ाद ही नहीं हो पाएगा। पर इस वक्त आरव शिकारी थे और वह शिकार, तो वह मना करने की हिम्मत कैसे करता? उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर रूंधे गले से कहा, शुक्रिया भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं अपनी जान लगा दूंगा। अब से आप जो कहेंगे वही होगा। ओह ओह, आरव अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रो क्यों रहे हो? युवक ने हिचकी लेते हुए कहा, खुशी के मारे। आरव मन ही मन हंसे, चलो मान लिया, तुम रो रोकर खुश हो रहे हो। आरव जानते थे कि व्हाइट हेडेड माउस जैसे लोग ताकत से डरते हैं, नैतिकता से नहीं। उन्हें वफादारी का पाठ पढ़ाने के बजाय गाजर और छड़ी की नीति से समझाना बेहतर था। आरव ने स्पष्ट लहजे में कहा, अच्छी तरह सुन लो, मेरा धैर्य सीमित है। मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगा, अगली बार अगर तुमने कुछ छिपाया तो तुम्हारी दूसरी उंगली काट दूंगा। युवक ने कांपते हुए आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। आरव ने आगे कहा, तुम मेरे छोटा भाई बनने के लायक नहीं हो और मुझे तुम्हारी सुरक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हमारा रिश्ता एक साझेदारी का होगा।
तुम मुझे जानकारी दोगे, और अगर तुम कभी बड़ी मुसीबत में फंसे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस मुझे छोटी मोटी बातों के लिए परेशान मत करना। साझेदारी, क्या मुझे मुफ्त में काम नहीं करना होगा? क्या यह मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे? युवक का दिमाग चलने लगा। ये तो एक जबरदस्त एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ने जैसा था। क्या वह अब सड़क पर सीना तान कर चल पाएगा? भाई, मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर एक चीज पूछनी थी। आपने जो मदद की बात की, युवक ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम किसी को मरवाना चाहते हो? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए 3 बार एक्शन ले सकता हूँ। खुद सोच लेना कब इस्तेमाल करना है। व्हाइट हेडेड माउस ने थूक गटका। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत चमक गई हो। आपदा अचानक अवसर में बदल गई थी। 10 मिनट बाद युवक दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे आरव कमरे से अपने सारे निशान मिटा रहे थे। पहले तो वह इसे मजे से देख रहा था, फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये सफाई करने का तरीका कितना डरावना है। अगर आज मैं यहाँ मर जाता तो शायद पुलिस को मेरा एक सुराग भी नहीं मिलता। उसे फिर एहसास हुआ कि आरव के साथ यह साझेदारी जानलेवा भी हो सकती है। सफाई खत्म करने के बाद आरव ने कहा, पहला काम, अपने लोगों से इस कमरे पर नजर रखवाओ। अगर कोई यहाँ अंदर बाहर आए तो उसकी फोटो खींचकर मुझे भेज देना। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। युवक ने सावधानी से पूछा, भाई, ये जगह क्या है? आरव ने लापरवाही से कहा, मेरा पीछा करने वाले एक आदमी का ठिकाना। वह गलती से मारा गया और मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वह किसके लिए काम करता था। युवक सन रह गया। बाप रे बाप, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडा पसीना उतर आया। उसे वाकई लगा कि वह अभी मौत के मुंह से बचकर निकला है। उसने तय किया कि यहाँ से निकलते ही वह मंदिर में प्रसाद चढ़ाएगा। चलो, अपना ख्याल रखना, आरव ने उसे फोन वापस देते हुए कहा और मुड़कर चल दिए। भाई, मैंने तो आपको अपना पता भी नहीं बताया, युवक ने पीछे से चिल्लाया। चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, वरना फोन तो है ही। आरव ने पीछे मुड़कर देखे बिना हाथ हिलाया और चले गए। व्हाइट हेडेड माउस वहीं खड़ा रह गया, लगभग रोने की स्थिति में। सच तो ये था कि आरव को नहीं पता था कि वह कहाँ रहता है। उन्होंने बस अपनी धाक जमाने के लिए ऐसा कहा था, जिसने बेचारे सफेद चूहे को बुरी तरह डरा दिया था। अब जब आरव को पता चल गया है कि जेड अक्षर वाला कोई व्यक्ति उनके पीछे है, तो उनके अगले कदम क्या होंगे? क्या वह सीधे ठाकुर परिवार या सोनी ठाकुर से भिड़ेंगे? अध्याय 61। तुम दोनों को क्या हो गया है? आखिरकार वो बड़े बड़े मंजर देख चुका है और एक ऐसा बेरहम इंसान है जो जीवित रहने के लिए अपनी उंगली तक काटने का साहसिक फैसला ले सकता है। आरव यादव के जाने के बाद मानसिक दबाव हटते ही व्हाइट हेडेड माउस ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने सबसे पहले अपने 2 छोटे भाइयों को वहां बुलाया। चूंकि आरव यादव ने इस जगह का जिक्र किया था, तो यहाँ लंबे समय तक पहरा देना ही होगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो उनका पुराना पेशा था, बस पैसा काफी होना चाहिए। मुख्य बात यह थी कि आरव यादव जैसा खूंखार आदमी 3 काम करने को तैयार हो गया था, इससे उसे बहुत मुनाफा होने वाला था। उसने सोचा, अगर आरव यादव जैसा कोई जबरदस्त आदमी तब उसके साथ होता जब वह मुंबई में भटक रहा था, तो शायद वह बहती गंगा में हाथ धो लेता, अपना खुद का गिरोह बना लेता और उस शहर में अपना नाम बना लेता। वह जिंदगी आज से बिल्कुल अलग होती। एक काम है मुंबई में बड़े सितारों की गॉसिप शूट करना, अमीर और मशहूर। दूसरा है दिल्ली में एक जांच कंपनी खोलना, जो खास तौर पर स्थानीय अमीर पत्नियों की सेवा करती हो। हर कोई इनके बीच का अंतर समझता है ना? अगर आप नहीं भी समझते, तो आपको दिल्ली और मुंबई के बीच का फासला समझना चाहिए। एक दुनिया भर में जाना जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महानगर है, और दूसरा इस देश का एक जाना माना प्रथम श्रेणी का शहर। दोनों के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है। यही कारण है कि व्हाइट हेडेड माउस खुशी खुशी राजी हो गया। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आरव यादव कदम उठाने के लिए तैयार है। अगर समय सही रहा तो शायद उसे अभी भी मौके का फायदा उठाने का अवसर मिल जाए। वह मुंबई में नाम नहीं बना पाया, लेकिन दिल्ली भी अच्छी है। हर जगह विकास की संभावनाएं हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आरव यादव को उसका एहसानमंद बनाया जाए। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद उसने अपना मन साफ किया, फैसला लिया और सीधे श्रेया दीदी के आवास की ओर चल दिया। उसे लगा कि श्रेया दीदी के साथ आमने सामने बात करना जरूरी है। इस बार उसने 2 नीली गोलियां तैयार की थीं। उसे पूरी ताकत लगा देनी थी, चाहे जो हो जाए। उसे श्रेया दीदी के मुंह से उगलवाना ही था कि यह जेड कौन है, और उसे ये भी जांचना था कि वह एस से शुरू होने वाले नाम वाला शख्स कौन है।
काम खूबसूरती से होना चाहिए। चलो, दुनिया सबकी है और यह मेरी भी है, लेकिन अंततः यह मेरी ही रहेगी। आरव यादव को नहीं पता था कि वह चूहा इतनी ढिठाई से योजनाएं बना रहा है। उसका वादा दरअसल एक छलावा था। अगर वह चूहा किसी मुसीबत में फंसता तो आरव उसकी परवाह नहीं करता और उसकी मदद के लिए किसी की जान लेना। क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। फर्नीचर मार्केट में घूमने के बाद आरव यादव ने, जिसके पास अब काफी पैसा था, इंडोर कॉम्पोजिट फ्लोर और कुछ साधारण फर्नीचर का ऑर्डर दिया। मुख्य बात बस काम चलाना था। ये सब खत्म करते करते दोपहर बीत गई। आरव यादव बस से झूमता हुआ वापस घर आया। ये ऑफिस से छुट्टी का समय था और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात अमित दास से हुई, जो सिया शर्मा को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बिठाकर ला रहा था। काम से लौट रहे हो? सिया शर्मा ने मुस्कुराते हुए आरव यादव का अभिवादन किया। मुझे आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी एक बेघर व्यक्ति हूँ। मैं फर्नीचर स्टोर गया था कुछ सामान ऑर्डर करने। मैं जल्द से जल्द अपना घर बसा लूंगा, आरव यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा है, हर समय किसी और के घर में रहना ठीक नहीं होता और मौसम भी हर दिन गर्म होता जा रहा है, सिया शर्मा ने कहा। सही बात है, आरव यादव ने सहजता से जवाब दिया। अमित दास ने पास में ही इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉक किया और आरव यादव की ओर देखा, जो किसी काले लोहे के मीनार जैसा लग रहा था। वह थोड़ा उलझन में था। उसे समझ नहीं आया कि उसकी प्रेमिका और इस भयानक चेहरे वाले विशालकाय आदमी के बीच इतनी जान पहचान कब हो गई। उसने तो उन्हें कभी बात करते नहीं देखा था। आरव यादव की ओर ऊपर देखते हुए अमित दास को भारी दबाव महसूस हुआ और उसने नजरें मिलाने से बचने के लिए अपनी आंखें नीचे कर लीं। वह थोड़ा हीन भावना महसूस कर रहा था। आरव यादव ने कुछ अनौपचारिक बातें की और ऊपर जाना चाहा। हालांकि सिया शर्मा बहुत सुंदर थी और उसने फैशनेबल कपड़े पहने थे, फिर भी आरव को लगा कि दूसरे की प्रेमिका को ज्यादा देखना या बात करना ठीक नहीं है, खासकर जब उसका बॉयफ्रेंड बगल में खड़ा हो। तभी सिया शर्मा ने अचानक कहा, आरव भाई, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? आरव यादव बनावटी इंसान नहीं था। उसने सहजता से कहा, बोलो। सिया शर्मा ने सिर घुमाकर अमित दास की ओर देखा। अमित को अचानक कुछ बुरा होने का एहसास हुआ, जैसे उसे समझ आ गया हो कि वह क्या कहने वाली है। इससे पहले कि वह उसे रोकता, सिया शर्मा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी कंपनी के कुछ सहकर्मी हमेशा उसे परेशान करते हैं। आरव भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन्हें थोड़ा डराने में, बस डराना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमित दास शर्मिंदगी से लाल हो गया। अध्याय 62, आयरनी तकनीक। जब वह घर पहुंची और दरवाजा बंद किया तो सिया शर्मा ने अमित दास का कान पकड़ा और उसे मौके पर ही 180 डिग्री घुमा दिया। आह! दर्द भरी आवाज के साथ अमित दास तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया है? रहम करो, मेरा कंधा अभी भी दुख रहा है। सच सच बताओ, क्या तुम अभी सिर्फ नाटक कर रहे थे? सिया शर्मा ने दांत पीसते हुए फुसफुसाकर पूछा। सच में दुख रहा है, अमित दास ने दबी आवाज में दुखी होकर कहा और फिर शर्ट का गला थोड़ा खींचकर कंधे की जगह दिखाई। सिया शर्मा ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाए और करीब आकर देखा। वाकई, वह हिस्सा थोड़ा लाल हो गया था। सिया शर्मा तुरंत नाराज हो गई, खड़ी हुई और आक्रामक तरीके से दरवाजा खोलने लगी। वह बाहर जाने ही वाली थी। अमित दास ने सिया शर्मा को पकड़ा और कहा, तुम क्या कर रही हो? सिया शर्मा ने गुस्से में कहा, जाहिर है मैं उससे बात करने जा रही हूँ। क्या उससे बस एक छोटी सी मदद मांगना गुनाह है? वह लोगों को ऐसे क्यों परेशान कर रहा है? तुम्हारा कंधा कितना लाल हो गया है? अमित दास का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। उसने हड़बड़ी में कहा, चिंता मत करो, उसने वाकई जोर नहीं लगाया था, मैं महसूस कर सकता था। वह खुद भी उस समय चौंक गया था, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। सिया शर्मा ने शक भरी नजरों से अमित दास को देखा। तो तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारा शरीर इतना नाजुक है? अगर कोई तुम्हें हल्के से थपथपाए तो तुम्हें चोट लग जाएगी। अमित दास ने सिया शर्मा को कसकर पकड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, मैं वाकई इतना नाजुक नहीं हूँ, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। अगर वह अपने भावों को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता तो वह कोई अभिनेता बन जाता। सिया शर्मा ठिठक गई और सोच समझकर बोली, इसका मतलब है, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत ताकतवर है, उसने अनजाने में अपनी ताकत पर नियंत्रण खो दिया और तुम्हें चोट पहुंचा दी। अचानक अमित दास के बिगड़े हुए चेहरे को देखकर सिया शर्मा ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? यह मेरी आंखों का धोखा है या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे की नसों में खिंचाव आ रहा है? मैं ठीक हूँ,
मुझे बस थोड़ी प्यास लगी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, अमित दास ने बिगड़े हुए चेहरे के साथ कहा। सिया शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा, फिर अचानक अपना हाथ बढ़ाया, उसका कान दोबारा मरोड़ा और उसे फिर से 180 डिग्री घुमा दिया। आखिर चल क्या रहा है? सच बताओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। बताओगे या नहीं? ठीक है, बताता हूँ। मुझे बस ये लग रहा है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मैं खुश हूँ। मुझे हंसी आ रही है। सिया शर्मा हक्की बक्की रह गई। इसका क्या मतलब? क्या तुम इसलिए खुश हो कि मेरी वजह से तुम्हें हंसी आ रही है? मैं कॉलेज के समय से तुम्हारे साथ हूँ, मैंने कब तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? धीरे धीरे सिया शर्मा की आंखों के घेरे लाल हो गए और वह सिसकते हुए बोली, क्या मैंने इन सालों में तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? अमित दास दंग रह गया। अरे यार, तुम रोने क्यों लगी? रुको, आखिरी बार वह कब रोई थी? खैर, बेहतर है कि पहले अपनी प्रेमिका को मना लूं, वरना आज रात पक्का सोफे पर सोना पड़ेगा। अमित दास जल्दी से बाथरूम गया और एक गर्म तौलिया लाया। सिया शर्मा का चेहरा सावधानी से पोंछा और चापलूसी करते हुए कहा, रोने के बाद चेहरे को गर्म तौलिए से पोंछना चाहिए। ये त्वचा के लिए सबसे आरामदायक और अच्छा होता है। सिया शर्मा ने धीरे धीरे तौलिया हटाया, दांत पीसते हुए कहा, मेरे मेकअप का क्या? अमित दास उलझन में देखा, क्या तुम घर नहीं आ गई? तुम घर आते ही हर बार अपना मेकअप उतार देती हो। सिया शर्मा ने गुस्से में तौलिया अमित दास के चेहरे पर फेंक दिया। पारिवारिक कानून लागू होगा। अमित दास काम उठा और आज्ञाकारी बनकर कोने में कीबोर्ड पर घुटने टेकने चला गया, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या गलती की। छोड़ो, वह अभी रोई थी और उसका मूड खराब होगा। औरतें हमेशा ऐसी ही रहस्यमयी होती हैं, बस इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, उसके बाद एक मासूम सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सिया शर्मा जल्दी से दरवाजा खोलने दौड़ी और देखा कि आरव यादव अपने भयानक चेहरे के साथ एक लोहे की मीनार की तरह दरवाजे पर खड़ा था। उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी जो लिटिल लॉली लग रही थी, वह अदिति राव थी। आंटी, मेरे पापा आपके बॉयफ्रेंड को दवाई मलने आए हैं, छोटी बच्ची ने मासूमियत से कहा। आह, कृपया अंदर आइए। सिया शर्मा ने जल्दी से पिता और बेटी को अंदर आने दिया। विवेक बोस कहाँ हैं? मैं नीलगिरी का तेल लाया हूँ। आरव यादव अभी बोल ही रहा था कि जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि अमित दास लिविंग रूम के कोने में कीबोर्ड पर घुटने टेके बैठा है, दोनों हाथ सिर के ऊपर हैं और एक कटोरा पानी पकड़े हुए है। हे भगवान, आरव यादव दंग रह गया। क्या इस आदमी के साथ इतना बुरा बर्ताव होता है? ऐसा लगता है कि एक खूबसूरत पत्नी की सेवा करना आसान नहीं है। और ये तो मैकेनिकल कीबोर्ड है, काफी सख्त। छोटी बच्ची की बड़ी बड़ी आंखें तुरंत फैल गईं और वह हैरानी से चिल्लाए, अंकल, आप जमीन पर घुटने क्यों टेके हुए हैं? सिया शर्मा का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने चुपके से आरव यादव की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम जल्दी उठ क्यों नहीं जाते? अमित दास तुरंत खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अरे, मैं हर दिन घर आता हूँ और थोड़ी देर अभ्यास करने का आदी हूँ। छोटी बच्ची तुरंत झांसे में आ गई और आश्चर्य से पूछा, क्या ये शाओलिन बॉय कुंग-फू है या ये गोल्डन बेल वाली कोई तकनीक है? मैंने अक्सर अपने पापा को कहते सुना है कि यह कुंग-फू बहुत शक्तिशाली होता है। अमित दास ने गंभीर होकर झूठ बोला, कुछ नहीं बेटा, अंकल आयरन नी तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास? वह भी आयरन नी तकनीक? आरव यादव और सिया शर्मा दोनों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन अंत में आरव ने अपनी चतुराई से छोटी बच्ची की जिज्ञासा को ये कहकर शांत कर दिया कि गुरु की शिक्षा गुप्त होती है और इसे दूसरों को नहीं बताया जाना चाहिए। सिया शर्मा और भी ज्यादा शर्मा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जल्द ही अमित दास आरव यादव को बेडरूम में ले गया, अपनी शर्ट उतारी जिससे उसकी सफेद और बिना किसी मांसपेशी वाली ऊपरी देह दिखने लगी, और आरव यादव को धन्यवाद दिया। आरव यादव ने शांति से सांस ली, कसम से, कितनी अच्छी खुशबू है। ये खुशबू करिश्मा बोस के कमरे से अलग थी। ओह, तकिए के नीचे वह आधी काली चीज क्या है? ऐसा लगता है कि वह, ओह, समझ गया, छोड़ो, इसे मत देखो, ये किसी और की है, दुख की बात है। ऊपर से आरव यादव बिल्कुल शांत दिखा, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। उसने अपनी हथेली में थोड़ा तेल लिया और अमित दास के कंधों की मालिश करने लगा। तुम दोनों को क्या हुआ है? मुझे महसूस हो रहा है कि तुम थोड़े बदल गए हो। अमित दास आरव यादव की मालिश सहते हुए मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस अचानक थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया है। बात करते हुए अमित दास मन ही मन आरव यादव की सराहना कर रहा था।
उसने सोचा कि यह आदमी देखने में भले ही सख्त और खुरदरा हो, लेकिन उसकी अवलोकन करने की शक्ति वाकई असाधारण और बारीक है कि उसने महसूस कर लिया कि मैं बदल गया हूँ। बदलाव तो होना ही था। जब वे नीचे मिले थे तब सिया शर्मा काफी मिलनसार थी और उसने आरव यादव से मदद मांगी थी। एक छोटे दिल वाले आदमी के तौर पर अमित दास असहज महसूस करते हुए मन ही मन शक कर रहा था। क्या मेरी खूबसूरत प्रेमिका अचानक इस पहलवान जैसे आदमी में दिलचस्पी लेने लगी है? हालांकि जब उसकी प्रेमिका ने देखा कि उसका कंधा आरव यादव की थपकी से लाल हो गया है तो वह तुरंत गुस्से में आरव से लड़ने चली गई। इससे अमित दास को बहुत सुकून मिला और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी तीखी प्रेमिका उसका कितना ख्याल रखती है। इस बात से उस आदमी का आत्मविश्वास पल भर में बढ़ गया। वापस आए आत्मविश्वास और बदली हुई मानसिकता के कारण ही अब वह आरव यादव की आंखों में आंखें डालकर बात कर पा रहा था। बस इतनी सी बात थी, लेकिन आरव यादव को इसका कारण नहीं पता था। उसे हैरानी हुई कि जो आदमी कुछ मिनट पहले उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वह अब उससे बात कर रहा है और हंस रहा है। आरव यादव अचानक अमित दास के बारे में उत्सुक हो गया। क्या ये दोस्त अभी सिर्फ नाटक कर रहा था? मैं कल नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे सहकर्मियों से मिलूंगा। चिंता मत करो, मैं इस काम में माहिर हूँ। ये बिल्कुल मुफ्त है, आरव यादव ने कहा। वह अचानक कल का इंतजार करने लगा, ये सोचकर कि क्या कल अपने परेशान करने वाले सहकर्मियों के सामने भी अमित दास उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत जुटा पाएगा। एक प्रासंगिक प्रश्न, क्या आप कहानी के अगले हिस्से में आरव यादव के डराने के तरीकों के बारे में जानना चाहेंगे या अमित दास के उन सहकर्मियों के बारे में कोई विशेष विवरण चाहते हैं? एक मर्द जिसे उसके सहकर्मी परेशान करते हों और उसकी प्रेमिका को समाधान के लिए आगे आना पड़े। इससे भी ज्यादा अपमानजनक ये था कि उसकी प्रेमिका खुद कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि उसके सामने ही किसी दूसरे मर्द से मदद मांग रही थी। जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ, अमित दास ने दबी आवाज में कहा, सिया शर्मा की आंखों में देखते हुए। नहीं, तुम नहीं कर सकते, सिया शर्मा ने अमित दास की ओर घूरते हुए कहा और गुस्से में चिल्लाए, अगर तुम इसे खुद सुलझा सकते तो 2 महीने पहले ही सुलझा लिया होता। अब वे तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम संभाल लोगे। तुम्हारी इज्जत का क्या? अमित दास सच में अपना बचाव करना चाहता था। ये कहना चाहता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी प्रेमिका का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल देखकर वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ गया। खैर, उसने मन ही मन कहा, हाँ, मैं बेशर्म हूँ। मैंने कहा कि मैं खुद संभाल सकता हूँ। मैं उन्हें परेशान करने दूंगा, मैं उन्हें झेल लूंगा। अगर सिया शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड की ये भावनाएं सुनी होती तो शायद वह गुस्से के मारे आपा ही खो देती। जब आरव यादव ने सुना कि मामला क्या है तो उसे तुरंत समझ आ गया। क्या सिर्फ लोगों को डराना ही तो है? साधारण बात है, कल जब तुम काम पर जाओ तो मुझे फोन कर देना, हम साथ चलेंगे। आरव यादव ने अमित दास के कंधे पर थपकी दी। हे! अमित दास का कंधा अचानक झुक गया और उसके चेहरे की मांसपेशियां खींच गईं। आरव यादव के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। भाई, मैंने सच में ज्यादा जोर नहीं लगाया, बस एक सामान्य थपकी थी। तुम इतने कमजोर तो नहीं हो सकते, है ना? अमित दास ने हड़बड़ी में कहा, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मेरा ध्यान नहीं था। उसने कहा तो ऐसा, लेकिन उसके चेहरे के भावों ने उसे धोखा दे दिया। वह वाकई दर्द में था, ऐसा लग रहा था कि थपकी से उसे गहरी चोट लगी है। आरव यादव को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। दोस्त, तुम्हारी शारीरिक बनावट थोड़ी कमजोर है ना? तुम्हारी इस काया और वेतन के स्तर के साथ इतनी सुंदर प्रेमिका के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह आरव यादव की चिंता का विषय नहीं था, वह तीसरे पक्ष के मामलों में नहीं पड़ना चाहता था। खैर, जब तक कि उसे पहले से पता न हो। इसलिए आरव यादव झुका, अमित दास के पैरों के पास रखी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी उठाए और कहा, मैं थोड़ा लापरवाह था, मुझे माफ करना। मैं बैटरी ले जाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम आराम करो। अगर ज्यादा दर्द हो तो मैं रात को मलने के लिए कुछ तेल दे दूंगा जिससे तुम्हें आराम मिले। अमित दास ने सिया शर्मा की नजरों से बचते हुए फुसफुसाकर कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। आरव यादव पहले ही सीढ़ियों पर चढ़ चुका था और बोला, तो फिर ये तय रहा। अमित दास, तुम दोनों को आखिर क्या हो गया है? तुम दूसरों की बात सुनते ही नहीं। अध्याय 63, ननी लोमड़ी लियो। आरव यादव ने कुशलता से अपनी हथेली में थोड़ा नीलगिरी का तेल निकाला और गर्म करने के लिए अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। फिर वह अचानक झिझक गया। जब वह अभी नीचे था तो उसने अपनी निकटता दिखाने के लिए अमित दास के कंधे पर थपकी दी थी। उसने सच में अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था
और अमित दास कोई नाटक भी नहीं कर रहा था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अब उसे यहाँ आकर तेल मलना पड़ रहा है। तो अब अगर उसने फिर से मालिश की तो क्या इससे अमित दास को और ज्यादा दर्द नहीं होगा? अगर अभी जो हुआ वह एक अनपेक्षित चोट थी, तो अब दोबारा ऐसा करना सही नहीं ठहराया जा सकता था। अचानक इस बात का एहसास होते ही आरव यादव को थोड़ा पछतावा हुआ। मैं लापरवाह था, वाकई बहुत लापरवाह था, मुझे इस बारे में बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। मेरा दिमाग आखिर क्यों गर्म हो गया कि मैं यहाँ चला आया? क्या ये खुद के लिए मुसीबत मोल लेना नहीं है? आरव यादव का मन हुआ कि वह अपना सिर पीट ले, वह अभी भी बहुत भोला था। आगे का काम देखते हुए पीछे के खतरे को भूल गया। अमित दास की पीठ आरव यादव की तरफ थी, इसलिए उसने आरव के चेहरे पर चल रही कश्मकश और झिझक को नोटिस नहीं किया। उसने अनिच्छा से अपनी कमीज और अंदर की बनियान उतार दी और उन्हें तह करके बिस्तर के पास रख दिया। उसकी ऊपरी देह की पसलियां साफ दिख रही थीं। आरव यादव को अचानक लगा कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ सफ़ेद हो गया है। फिर जब उसने अपने हाथ के गेहुआ रंग को देखा तो आरव के मुंह से अनायास ही निकला, लानत है, यह आदमी होकर भी इतना गोरा है, इसकी त्वचा ज्यादातर महिलाओं से भी ज्यादा सफ़ेद है, ये कितनी नाइंसाफी है। अमित दास ने हैरानी और थोड़े डर के साथ पीछे मुड़कर आरव यादव को देखा। उसे लगा कि उस लंबे चौड़े काले चेहरे वाले आदमी का चेहरा और भी भयानक दिख रहा है। ये खुरदरा आदमी आखिर किसे गाली दे रहा है? क्या इसे लग रहा है कि मैं कपड़े उतारने में बहुत देर कर रहा हूँ? छोड़ो, बेहतर होगा कि मैं जल्दी करूँ, इस पहलवान जैसे आदमी से बहस करना ठीक नहीं। नहीं, मैंने शर्ट उतार दी है। क्या ये चाहता है कि मैं और कपड़े उतारूं? ये क्या मुसीबत है? अमित दास ने अचानक खुद को सिकोड़ लिया, अपना सिर नीचे रखा और अनजाने में आरव यादव की बेल्ट की ओर देखा। आरव यादव ने अब अपना पहनावा बदल लिया था। उसने काले रंग का ढीला ढाला ओवरऑल पहना था जिसमें चारों तरफ बहुत सारी जेबें थीं। अमित दास को कोई असामान्य उभार नहीं दिखा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन इतनी करीब से पुरुष पसीने की तेज गंध सीधे उसकी नाक में जा रही थी। शुक्र है कि इसमें से बदबू नहीं आ रही थी। जाहिर है ये सख्त आदमी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखता था। चंद पलों में अमित दास की आंखों ने बहुत कुछ देख लिया था और उसके दिमाग में अनगिनत विचार दौड़ गए। तभी आरव यादव ने कहा, खैर मुझे माफ करना, मैं थोड़ा खुरदरा आदमी हूँ, कोई बुरी नीयत नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस एक शब्द कह देना। अमित दास अचानक हैरान रह गया, यह अनपढ़ सा दिखने वाला आदमी, इसने माफी मांगी है? तुम एक सभ्य व्यवहार वाले खुरदरे इंसान हो, तुम्हें माफ किया। अमित दास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो क्या हम शुरू करें? आरव यादव ने अपना मुंह बनाया, दोस्त तुम्हारी ये क्यों इतनी कम है, तुमने इतनी खूबसूरत लड़की को अपने जाल में कैसे फंसाया? खैर जब तुमने कह दिया है तो शुरू करते हैं। अभी तक आरव डर रहा था कि कहीं अमित को चोट न लग जाए, लेकिन अब आरव ने सीधे हाथ चलाना शुरू किया, अब जिसे जो लगे, अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो रो देना। लिविंग रूम में सिया शर्मा और अदिति राव, एक बड़ी और एक छोटी सुंदरी, ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेडरूम में मौजूद वे दो मर्द महिलाओं से भी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। सिया शर्मा ने अदिति राव को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। उसके चेहरे पर एक हैरान कर देने वाली मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गुड़िया पकड़ रखी हो, और वह भी एक जीती जागती गुड़िया। कितनी प्यारी, काश मेरी भी ऐसी एक होती। सिया शर्मा को बचपन से ही गुड़ियों का बहुत शौक था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सबसे प्यारी गुड़िया स्नो वाइट कॉलेज के पहले साल में ही हॉस्टल से चोरी हो गई थी। सिया शर्मा तब बहुत रोई थी। उस दिन के बाद से उसे लगा कि उसकी जिंदगी अधूरी हो गई है। सच तो यह है कि जब उसने पिछली बार अदिति राव को देखा था तभी से वह उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन उस समय अदिति गहरी नींद में सो रही थी और वह करिश्मा बोस का घर था। उसे आरव यादव और करिश्मा बोस के रिश्ते के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने रुकना ठीक नहीं समझा। अब जब अदिति खुद उसके घर आई थी तो सिया शर्मा खुशी से झूम उठी और उसे लगा कि उसकी जिंदगी फिर से पूरी हो गई है। तुम मेरी स्नो वाइट हो, सिया शर्मा ने बिना सोचे कह दिया। आंटी, क्या आपको भी स्नो वाइट पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। जब मेरे आरव के पास बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं उससे कहूंगी कि वह हम दोनों के लिए एक एक गुड़िया खरीदे, अदिति राव ने गंभीरता से कहा। सिया शर्मा दंग रह गई। उसका मन हुआ कि अपना मुंह छिपा ले। वह अपने मन की बात जुबान पर कैसे ला सकती थी? कितना खतरनाक था। शुक्र है कि बच्ची ने यह नहीं देखा कि उसके मुंह से लार टपकने वाली थी, वरना वह डर जाती। चूंकि तुम्हें भी स्नो वाइट पसंद है तो हम अच्छे दोस्त हैं, सिया शर्मा ने अदिति का चेहरा पकड़कर खुशी से कहा।
तो तुम्हारी ये अच्छी दोस्त तुम्हें पहली बार मिलने पर एक स्नो वाइट तोहफे में देगी, ठीक है? सच में? अदिति राव उत्साह से चिल्लाए, लेकिन तुरंत उसे याद आया तो उसने अपने नन्हे हाथों से अपना मुंह ढक लिया और बेडरूम की तरफ देखने लगी। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला और आरव यादव की कोई आवाज नहीं आई, तो अदिति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह फुसफुसा कर बोली, नहीं आरव, मुझे दूसरों की चीजें लेने की इजाजत नहीं देता, वह नाखुश हो जाएगा। सिया शर्मा ने इसे अनसुना करते हुए कहा, अच्छे दोस्तों का एक दूसरे को उपहार देना सामान्य बात है, क्या तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं बनना चाहती? ये देखकर कि अदिति का नन्हा चेहरा अभी भी उलझन में है, सिया शर्मा ने उसे बहलाते हुए कहा, स्नो वाइट बहुत सुंदर है, जब मैं छोटी थी तो मैं उसे अपने साथ सुलाती थी। मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, वरना मुझे लगता है कि मेरी नींद अधूरी रह गई। अब मेरी जिंदगी अधूरी है। सिया शर्मा जो भी कह रही थी, अदिति राव अपना सिर जोर जोर से हिला रही थी। थोड़ी देर में तो उसका नन्हा सिर अनाज चुगती मुर्गी की तरह हिलने लगा। जाहिर है वह सिया शर्मा की बातों से पूरी तरह सहमत थी। लेकिन जल्द ही अदिति राव की बड़ी आंखों में आंसू भर आए। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कुछ बुरा याद आ गया? क्या तुम अपनी अच्छी दोस्त को बता सकती हो कि तुम्हारे मन में क्या है? बोलने से दुख कम हो जाता है, और मैं भी तुम्हें अपना एक छोटा सा राज बताऊंगी। हम इसे एक दूसरे के बीच गुप्त रखेंगे, ठीक है? सिया शर्मा ने बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा और फुसफुसाकर कहा, चलो स्टडी रूम में चलते हैं, दरवाजा बंद कर लेंगे ताकि किसी और को पता न चले, ठीक है? अदिति राव थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर उसने सिर हिला दिया। सिया शर्मा तुरंत अदिति को गोद में उठाकर स्टडी रूम की तरफ भागी। अगर उसे डर नहीं होता कि अदिति डर जाएगी, तो वह खुशी के मारे ठहाके लगा देती। दरअसल सिया शर्मा लंबे समय से आरव यादव और अदिति राव के रिश्ते को लेकर उत्सुक थी और उसके मन में बहुत सारी गॉसिप चल रही थी। कहा जाता था कि वे पिता बेटी हैं, लेकिन इस पिता और बेटी का रूप बिल्कुल अलग था। एक अंधा भी यह नहीं सोचेगा कि उस भयानक चेहरे वाले खुरदरे आदमी की बेटी इतनी सुंदर हो सकती है जो स्नो वाइट जैसी दिखे। ये नामुमकिन था। अगर यह सच नहीं होता कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और आरव यादव किसी गंदे अपराधी जैसा नहीं दिखता था, तो सिया शर्मा ने बहुत पहले पुलिस को फोन कर दिया होता। दरवाजा बंद करने के बाद अदिति राव की बातों ने सिया शर्मा को लगभग अपनी जगह से उछलने पर मजबूर कर दिया। आरव मेरे पापा नहीं हैं। आरव और मेरी माँ की शादी नकली है। मेरी माँ मेरे पैदा होते ही विदेश चली गई थी और वह अभी कुछ दिन पहले ही वापस आए हैं। आते ही वह आरव से तलाक लेने वाली हैं। ओह, वह मुझे अब और नहीं चाहती। इस दुनिया में सिर्फ आरव ही मेरा ख्याल रखता है। ओह, पूरी फैमिली में सिर्फ आरव ही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन आरव बहुत गरीब है, उसने अभी तक मेरी स्कूल फीस के लिए पैसे जमा नहीं किए हैं। ओह, उसके पास आपको वापस तोहफा देने के लिए पैसे नहीं हैं। आंटी, क्या आप आरव के अमीर होने तक स्नो वाइट देने के लिए इंतजार कर सकती हैं? छोटी बच्ची के रह रहकर रोने और इन धमाकों जैसी बातों को सुनकर सिया शर्मा सन रह गई। थोड़ी देर बाद उसने अदिति की बातों को समझा। ये दोनों पिता बेटी नहीं हैं, उनका आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है। फिर भी वे दुनिया की सबसे करीबी पिता बेटी हैं। प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आरव यादव दुनिया का सबसे अच्छा पिता है। वह सबसे भरोसेमंद और नेक इंसान भी है। छोटी बच्ची की सिसकियां सुनकर सिया शर्मा का दिल जैसे छलनी हो गया। उसे बहुत दुख हुआ और उसकी आंखें भी भर आईं। न जाने कब वे दोनों सुंदरी, एक बड़ी और एक छोटी, एक दूसरे को गले लगाकर साथ रोने लगी। अगले कमरे में हलचल सुनकर आरव यादव ने अपने हाथों में लगे तेल की परवाह नहीं की और भागकर देखने आया। वह नजारा देखकर दंग रह गया। तुम दोनों तो अच्छी भली थी, फिर साथ में रोने क्यों लगी? अध्याय 64। ननी लोमड़ी लियो। तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? आरव यादव ने हतप्रभ होकर पूछा। जैसे ही सिया शर्मा बोलने वाली थी, उसे अपनी बाहों में जकड़न महसूस हुई। उसकी गोद में बैठी नन्ही गुड़िया ने उसे कसकर पकड़ लिया था। सिया शर्मा ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और आरव यादव से कहा, इत्तेफाक से अदिति और मेरी पसंद बहुत मिलती है। मुझे स्नो वाइट की गुड़िया बहुत पसंद है, लेकिन हम दोनों ने ही अपनी सबसे प्यारी गुड़िया खो दी है, इसलिए हम एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं। एक दूसरे का दुख बांटना? एक गुड़िया के लिए? ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो रही हैं। आरव यादव महिलाओं के दिमाग की इस तरह की कार्यप्रणाली को बिल्कुल नहीं समझ सकता था। लेकिन महिलाएं, ऐसा लगता है कि यह सामान्य है। आखिरकार एक महिला चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह होती तो महिला ही है,
और यदि आप एक सीधे साधे पुरुष के तर्क से उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग खराब होना तय है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आरव यादव ने महिलाओं के इस तर्क को समझने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया। नन्ही राजकुमारी, मैं कल तुम्हें स्नो वाइट की गुड़िया दिलाने ले जाऊंगा, ठीक है? आरव यादव ने कहा। नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दिलाना। कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद नन्ही गुड़िया ने कहा, और अब मुझे वह उतनी चाहिए भी नहीं, मैं अब बच्ची नहीं रही। आरव यादव एक पल के लिए अवाक रह गया। बड़ी बहन, तुम सिर्फ 6 साल की हो और तुम कह रही हो कि तुम अब बच्ची नहीं रही। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? हालांकि पास खड़ी सिया शर्मा, जो पहले से ही भावुक थी, वह फिर से रो पड़ी। नन्ही गुड़िया की इन सीधी बातों ने उसकी आंखों को फिर से लाल कर दिया और आंसू तुरंत बहने लगे। नहीं, तुम फिर क्यों रो रही हो? आरव यादव ने अपने सिर के चकराने को रोकते हुए पूछा। ओह, अदिति कितनी समझदार है, सिया शर्मा ने रोते हुए कहा। आरव यादव अचानक उलझन में पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि समझदार होना क्या बुरा है। क्या आप भावना के कारण रो रही हैं, या देखकर रो रही हैं, या खुशी में रो रही हैं? धत, ये समझ से बाहर है। सिया शर्मा ने लाल आंखों से आरव यादव को घूरा और कहा, समझदार होने में दर्द होता है। आरव यादव, तुम्हें भविष्य में अदिति के साथ और भी बेहतर व्यवहार करना चाहिए। वह दुनिया की सबसे समझदार छोटी बच्ची है और वह सबसे अच्छी की हकदार है। आरव यादव हैरान था, लेकिन अंततः उसे सिया शर्मा की बात समझ आ गई। चिंता मत करो, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं उसे बाद में शहर ले जाऊंगा और स्नो वाइट की गुड़िया खरीद कर लाऊंगा, आरव यादव ने कहा। नहीं, तुम नहीं समझते, सिया शर्मा और उस मासूम बच्ची ने एक साथ चिल्लाकर कहा। आरव यादव, धत, ये तो हद हो गई। मैंने तुम्हें गुड़िया दिलाने का वादा किया, लेकिन तुम रो रही हो और मना कर रही हो। क्या महिलाएं बचपन से ही खुद के प्रति इतनी क्रूर होती हैं? वाकई, महीने भर खून बहाने वाला और फिर भी न मरने वाला प्राणी महान ही होता है। दो महानुभावों, तुम धीरे धीरे रोते रहो, मैं पड़ोस वाले कमरे में जाकर भाई अमित के लिए दवा मलने का काम जारी रखता हूँ। आरव यादव ने महिला के दिल को समझने का विचार त्याग दिया और वहां से पीछे हट गया। निमा, मैं सच में नहीं समझ पा रहा। छोड़ो, दिमाग की नसें खराब करने की जरूरत नहीं है, ये रास्ता मर्दों के लिए बना ही नहीं है। आरव यादव को जाते हुए देखकर सिया शर्मा दौड़कर गई और डेस्क के नीचे की दराज खोली, एक हथेली के आकार का डिब्बा निकाला, मुस्कुराए और नन्ही गुड़िया को दिखाया। नन्ही गुड़िया की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी, वह आश्चर्य से भर गई। अगर आरव यादव अभी वहां होता तो वह देखता कि उस डिब्बे में हर तरह की रंग बिरंगी हेयरपिन और रबर बैंड थे, उनमें सितारे थे, प्यारे जानवर थे। आरव यादव की सोच के हिसाब से इस चीज में भला क्या खास था, लेकिन उस छोटी बच्ची की नजरों में यह एक खजाना था। नन्ही गुड़िया की आंखें उस डिब्बे से हट नहीं रही थीं, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें सिया शर्मा के हाथ में मौजूद उस डिब्बे पर चिपक गई हों। वह बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। करिश्मा बोस उसे बहुत प्यार करती है, वह एक निस्वार्थ माँ जैसा प्यार है। लेकिन नन्ही गुड़िया कोई बेजान मशीन नहीं है, उसका मन बहुत संवेदनशील है, वह सहजता से महसूस कर सकती है कि कौन उसे दिल से प्यार करता है। उसके दिल की गहराइयों में, हालांकि वह बहुत अनमनी है, फिर भी वह चाहती है कि उसकी अपनी माँ अंजलि राव उसके आरव के साथ रह सके। लेकिन यह असंभव था, उन दोनों का तलाक हो चुका था, उसकी माँ ने तो उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं था। इसलिए यदि उसे सौतेली माँ चुननी हो तो उसे लगता था कि करिश्मा बोस बहुत अच्छी है, क्योंकि वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और उसे अपने बच्चे की तरह सच्चा प्यार करती है। इसलिए पहले उसने आरव यादव को पड़ोस वाले कमरे में जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। लेकिन आज इस विचार को करारा झटका लगा है, क्योंकि आंटी सिया के इस छोटे से डिब्बे में कितनी सुंदर हेयरपिन और रबर बैंड हैं। आह, मुझे ये सच में चाहिए। और इन आंटी को भी स्नो वाइट की गुड़िया बहुत पसंद है, और वह उसके साथ रोई भी थी। करिश्मा आंटी यह सब नहीं समझती, उनके साथ इस बारे में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे बालों की एक सुंदर चोटी बना दूं? सिया शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी, क्या आप चोटी बनाना जानती हैं? नन्ही गुड़िया की आंखें तुरंत फैल गईं। बिल्कुल, एक सुंदर और नाजुक लड़की के लिए ये बहुत जरूरी है, सिया शर्मा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, और फिर एक गंभीर वादा किया। अब से तुम हर सुबह यहाँ आओगी और आंटी हर दिन तुम्हें अलग अलग तरह की छोटी चोटियाँ बनाएंगी, ठीक है? सच में? नन्ही गुड़िया की आंखें खुशी से बाहर आने को थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि उस डिब्बे की तुलना में
यह आंटी ही असली खजाना है। सच में चाहिए, काश ये मेरी सौतेली माँ होती। और ये कितनी सुंदर हैं, कितनी शालीन और कोमल। आरव को भी ये जरूर पसंद आएंगी। रुको, आंटी का तो शायद पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है। नन्ही गुड़िया अचानक ठिठक गई, जैसे किसी बेहद खूबसूरत सपने से जाग गई हो। उसने अपने आरव के लिए जो नई पत्नी चुनी थी, उसकी आदर्श सौतेली माँ, उसका तो पहले से ही बॉयफ्रेंड था। यह सहन नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग करना ही होगा। आंटी सिया, क्या आप मेरे आरव को पसंद करती हैं? नन्ही गुड़िया ने सिया शर्मा से बहुत गंभीरता से कहा, आप मुझे स्नो वाइट की गुड़िया दो, मेरे बाल बनाओ, और मैं भी आपको अपनी सबसे कीमती चीज दूंगी। थोड़ा रुककर नन्ही गुड़िया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिया शर्मा के हाथ से वह आकर्षक डिब्बा ले लिया और फिर गंभीरता से कहा, आरव मेरी सबसे कीमती चीज है। सिया शर्मा, मुझे अचानक घबराहट क्यों महसूस हो रही है? फिर नन्ही गुड़िया ने वह डिब्बा सिया शर्मा को वापस कर दिया। सिया शर्मा ने अनजाने में डिब्बा ले लिया और नन्ही गुड़िया को ये कहते सुना, अब मैं ये खजाना आपके पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ रही हूँ। भविष्य में जब आप चाहें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। संकोच मत करना, मुझे आपकी पसंद है, मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। सिया शर्मा, उसके होंठ फड़कने लगे और उसे अचानक अजीब लगा, ये डिब्बा तो मेरा ही है ना? इसके अलावा मुझे तुम्हारा आरव क्यों चाहिए? क्या उसे भोजन के रूप में खाया जा सकता है या पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? जाहिर है तुमने इसे मुझ पर थोपा है। हालांकि जब उसने नन्ही गुड़िया के चेहरे पर वह भावुक अभिव्यक्ति देखी तो सिया शर्मा की भावनाएं फिर से जटिल हो गईं। उसे इस मासूम लेकिन उलझी हुई बात में एक छोटी बच्ची का अपने प्रति भरोसा और प्यार नजर आया। इस छोटी बच्ची का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। क्षण भर में सिया शर्मा ने फैसला किया और दृढ़ता से उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ।